प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत विभव मापी उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यह हम लोग जानते हैं कि विभव मापी है क्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल और विभवांतर की सही सही माप की जाती है। हम लोग एक वोल्ट मीटर भी उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर प्राप्त करते हैं और इस विभव मापी के द्वारा भी किया जाता है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है? तो यह जो यंत्र है जो विभव मापी है ये ज़्यादा सही सही जानकारी देता है विभव अंतर का या विद्युत वाहक बल का, जबकि वोल्ट मीटर जो है उतना सही उतना एक्यूरेट जो है माप नहीं देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल और विभवांतर की सही सही माप, ज़्यादा एक्यूरेट हम लोग माप करते हैं, सही सही माप की जाती है। आइए इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत जो है यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कोई तार है और उस तार से नियत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी कि जो भी धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे तार में, यहाँ पर एक तार देखिए, उपकरण को देख लीजिए आप, यहाँ एक सेल लगाए हुए हैं, ये सेल है, यह सेल उपकरण को चलाने का काम करता है, इसलिए इस सेल को ड्राइविंग सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसके विद्युत वाहक बल का मान दिया गया है ई नॉट। ये रियस्टॉट है, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रक। धारा को कंट्रोल करने का काम करता है, धारा को नियंत्रित करने का काम करता है और धारा का मान जो है घटने बढ़ने नहीं देता है। यानी कि धारा के मान को नियत लेना है। देख रहे हैं यहाँ पर धारा का मान नियत लेना है। के का मतलब ये कुंजी है, स्विच है। और यहाँ पर हम लोग का ये जो सेल है देख रहे हैं, ये सेल, इसी सेल का विद्युत वाहक बल की हम लोग को माप करना रहता है। ये जे का मतलब है जॉकी, जॉकी का मतलब ये ए बी जो तार है, ये ए बी तार जो है ये मैग्नीन का बना हुआ रहता है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, बहुत अधिक होता है और ये लगभग 4 मीटर की होती है और एक एक मीटर के तार को हम लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। तो ये ए बी तार हम लोग का 1 मीटर का मैग्नीन का तार है और ये जॉकी है, ये पॉइंटेड हिस्सा जो है, इस ए बी तार पर हम लोग इतना आगे पीछे मूव कराते हैं, गति कराते हैं और गति कराकर इस ए बी पर एक ऐसा बिंदु हम लोग खोजते हैं जहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान शून्य प्राप्त होता है। जहाँ पर भी विक्षेप शून्य हो जाएगा उसी पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं, यानी कि सी मानते हैं। तो इस तरह से ये जो सेल है, इसी सेल का विद्युत वाहक बल ई की माप करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिद्धांत में आएंगे, यह तो हो गया बनावट। सिद्धांत में देखिए यहाँ पर जो है नियत धारा प्रवाहित की जाती है और समरूप तार है। समरूप तार बोलने का मतलब तार की जो मोटाई है, जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वह एक समान होता है। यानी कि ये भी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है एक समान है। तो इस समरूप तार के किसी भाग के सिरों पर जो विभवांतर होगा, अब यहाँ पर जो है धारा प्रवाहित होती है किस सेल के द्वारा? इस सेल के द्वारा। इस सेल के द्वारा नहीं, ध्यान में रखिएगा, इससे धारा प्रवाहित होती है ई नॉट से। और ए बी के सिरों के बीच जो भी विभवांतर होता है वह विभवांतर उसके लंबाई के समानुपाती होता है। आइए हम लोग जो है इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर। ये ए बी सिरों के बीच का विभवांतर है, प्रवाही धारा R है, मान लेते हैं प्रतिरोध R है, तो V बराबर आई आर। और R के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, R बराबर रो एल बाई ए। अब ये R का मान यहाँ पर रखा जाए, जब रखेंगे तो लिख पाएंगे I और ये हो जाएगा रो एल और ये ए हो जाएगा। अब ये आई रो और ए को एक साथ हम लोग लाते हैं तो लिख पाएंगे भी आई रो ए आई इंटू एल। देखिए बच्चों, ये जो धारा है ये धारा नियत है, देख रहे हैं धारा नियत है और ये जो रो है यह पदार्थ का गुण है। जब तक पदार्थ चेंज नहीं होगा, यानी कि तार चेंज नहीं करेंगे, तब तक रो का मान भी चेंज नहीं होगा। और ये जो ए है, ये ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको समरूप तार के भाग के सिरों को बोल रहे हैं। तो समरूप ये क्षेत्रफल हम लोग का हो गया, यानी कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है एक समान है।
यानी कि ये तीनों हम लोग का नियत हो जाएगा। जब ये तीनों नियत होगा, ये सब के बदले एक नया नियतांक ले लेते हैं और हम लोग के बोलते हैं उसको, तो लिख पाएंगे v बराबर ये हो जाएगा के एल। अतः हम लोग इससे लिख सकते हैं विभवांतर जो है लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई का मतलब हो गया ए बी तार की लंबाई, यानी कि चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसके लंबाई के समानुपाती होता है, और यही विभव मापी का सिद्धांत है। विभव मापी का यहाँ पर सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर जो है विभव मापी काम करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुआ। इसी के आधार पर दो सेलों के विद्युत वाहक बल का हम लोग तुलना करेंगे और साथ ही साथ सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी यानी कि व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। बच्चों आइए अब हम लोग विभव मापी के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो पहला उपयोग यहाँ पर है, विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है। मान लेते हैं दो सेल है और इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल पहले का E1 है और दूसरे का E2 है। आइए यहाँ डायग्राम में, ये जो E0 है ये ड्राइविंग सेल है, ये उपकरण को चलाने का काम करता है। और यहाँ पर देखिए दो सेल दिया गया है, पहला सेल E1 है और दूसरा सेल जो है E2 है। देख रहे हैं यहाँ पर E2 है और ये E1 है, और इन दोनों सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो यहाँ पर देखिए E1 सेल के साथ एक कील लगा हुआ है, K1 लिखे हुए हैं, और E2 सेल के साथ जो एक दूसरा कील लगा हुआ है, यहाँ पर K2 लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग K1 स्विच को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। जब बंद करेंगे तब यहाँ से हम लोग जो बंद करेंगे और बंद करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस जॉकी को, ये जो है जॉकी है, ये जॉकी जो है इसको ए बी तार पर इधर उधर घुमाते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर है। तो ए बी तार पर जब इधर उधर घुमाएंगे और घुमाकर देखेंगे कहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है, तो इधर उधर घुमाकर चेक कर लेंगे। जिस भी बिंदु पर विक्षेप शून्य प्राप्त होगा उसको हम लोग को नोट कर लेना है। मान लेते हैं कि ये C1 बिंदु पर जो है विक्षेप शून्य प्राप्त हो गया, तो A से C तक का लंबाई माप लेंगे। मान लेते हैं A से C तक का लंबाई क्या हो गया है, पहले स्टेप में L1 लंबाई पर जो है विक्षेप शून्य प्राप्त हो गया है। तो विभव मापी का जो सिद्धांत होता है, यानी कि तार के जो हम लोग का सिरा होता है, यानी कि यहाँ से लेकर अब यहाँ पर इन सिरों के बीच का जो विभव अंतर होता है इस तार के लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ से और यहाँ का जो विभव अंतर होगा वह विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इस तरह से E1 समानुपाती L1, क्योंकि V समानुपाती L होता है तो इसलिए ये जो V होगा E के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर E1 लिखा हुआ है तो E1 के बराबर कर देंगे तो E1 समानुपाती L1 हो जाएगा। और इस समानुपाती को हटाएंगे, एक नियतांक देंगे, समानुपाती नियतांक कहलाएगा, और इस तरह से E1 बराबर हो जाएगा K L1, और इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, ये K1 जो कुंजी है इसको ओपन कर देते हैं, ये खुला रखते हैं, इसको अब बंद कर देते हैं, ये खोलते हैं, इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करेंगे तो फिर से हम लोग चेक करते हैं कि विक्षेप किस बिंदु पर 0 प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को ए बी तार पर फिर इधर उधर ले जाएंगे। जब इधर उधर ले जाएंगे और चेक करेंगे किस बिंदु पर विक्षेप शून्य प्राप्त होता है, तो मान लेते हैं कि कहीं पर जो है विक्षेप यानी कि कोई अब इस बिंदु से हटकर कहीं अलग बिंदु पर जो है विक्षेप शून्य प्राप्त हो गया। यानी कि अगर यहाँ पर विक्षेप शून्य प्राप्त हो गया उसकी लंबाई ए से माप ली जाती है, और वह लंबाई क्या जाती है, L2 आती है। तो L2 लंबाई पर जो है विक्षेप शून्य प्राप्त होता है, यानी कि E2 समानुपाती L2, और समानुपाती को हटाएंगे, एक नियतांक देंगे, के लिखे हैं। इस तरह से E2 बराबर हो जाएगा KL2। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करते हैं, LHS में LHS से, RHS में RHS से। जब भाग दिए हैं तो ऐसा मिलेगा, और K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2।
इस तरह से दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात उसके लंबाई के रिस्पेक्ट में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हुआ विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। बच्चों आइए विभव मापी का दूसरा उपयोग पढ़ते हैं। तो दूसरा उपयोग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। मान लेते हैं कोई सेल है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। आइए आप डायग्राम में यहाँ पर कोई सेल लिए हैं और इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, और बाहर में हम लोग जो है इसी सेल के साथ बाहर में एक बाह्य प्रतिरोध लगाए हुए हैं जिसके प्रतिरोध का मान जो है R है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो स्विच यहाँ लगा हुआ है इस एस स्विच को हम लोग ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं। खुला रखेंगे तो इस सेल से इधर धारा नहीं प्रवाहित होगी क्योंकि हमारा सर्किट इनकम्प्लीट होगा, खुला होगा और खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर जब हम लोग स्विच को खुला रखेंगे और हम लोग जॉकी को इस AB तार पर इधर उधर हम लोग घुमाते हैं। तो जब इसी जॉकी को AB तार पर इधर उधर घुमाकर और हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य प्राप्त हो रहा है, तो इधर उधर घुमाकर चेक कर लेंगे। मान लीजिए इसी बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। जहाँ भी शून्य प्राप्त हो रहा है, दे रहे हैं विक्षेप शून्य, जहाँ भी विक्षेप शून्य प्राप्त होता है, मान लेते हैं सी बिंदु पर विक्षेप शून्य प्राप्त हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई माप लेना है। और ये लंबाई मापते हैं तो मानते हैं कि L1 लंबाई होती है। L1 लंबाई पर जो है गैल्वेनोमीटर में के विक्षेप में शून्य प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में विभवमापी के सिद्धांत से यहाँ A और C के बीच का जो विभवांतर होगा वह विभवांतर इस तार के लंबाई के समानुपाती होगा। अतः विभवांतर जो है इस EMF के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं E समानुपाती ये हो जाएगा L। तो लंबाई हम लोग पहला माने हैं इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं L1। तो इस तरह से समानुपाती को हटाएंगे, एक नियतांक देंगे, उसको दे दिए हैं K, तो E बराबर हो गया KL1, इसको मान लिए समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में स्विच को बंद करते हैं। जब स्विच को बंद करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, परिपथ पूरा हो जाएगा, तो इससे धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जब धारा प्रवाहित होगी ऐसी स्थिति में हम लोग फिर से जॉकी को इधर उधर AB तार पर घुमाते हैं और देखते हैं कहाँ पर विक्षेप जो है शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग इधर उधर घुमाए, मान लेते हैं L2 लंबाई पर जो है विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। तो L2 लंबाई पर विक्षेप जो है शून्य प्राप्त होगा, तो फिर से लिखेंगे V समानुपाती हो जाएगा V समानुपाती L2। तो L2 लंबाई के लिए तो यहाँ लिख दिए हैं V और ये हो गया है बराबर KL2, नियतांक दे दिए तो V बराबर KL2, इसको मान लिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दिए हैं, LHS में LHS से, RHS में RHS से। तो E बाई V बराबर हो जाएगा यहाँ पर KL1 बाई KL2, K से K कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा L1 बाई L2। इस तरह से यहाँ पर प्राप्ति हो गई है E बाई V बराबर L1 बाई L2। अब देखिए मान लेते हैं कि जो सेल है उस सेल से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये सेल E है और इससे I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये I धारा इसमें इस सर्किट में कम प्रवाहित हो रही है। तो मान लेते हैं ये I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो ये लिख दिए I बराबर E बाई R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से E बराबर लिखेंगे तो ये गुना हो जाएगा इधर, तो E बराबर I R प्लस R। ओम के नियम से हम लोग पढ़े हैं, ये जो R हम लोग का बाह्य प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V है और इसे धारा प्रवाहित हो रहा है I। तो ओम के नियम से V बराबर I R। हम लोग क्या करते हैं, इस V का मान और इस E का मान समीकरण 3 में रखे हुए हैं। तो E बाई V बराबर L1 बाई L2, E का मान यहाँ पर देख रहे हैं मिला है और V का मान यहाँ पर मिला है, दोनों का मान यहाँ रखेंगे, I से I कैंसिल हो जाएगा, R प्लस R बाई R हो जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पर फ्रेश से लिख दिए हैं आर प्लस आर बाई आर बराबर हो जाएगा L1 बाई L2। इस आर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं L1 के साथ, तो आर प्लस आर बराबर आर L1 बाई L2 हो जाएगा। ये जो आर है इस आर को अब इधर लाते हैं, इधर लाएंगे प्लस है, उधर हो जाएगा माइनस, तो इधर हम लोग का माइनस हो गया। ये आर और ये आर देख रहे हैं, ये आर और ये आर दोनों जो है हम लोग को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो आर बराबर स्मॉल आर बराबर आर इंटू L1 माइनस L2 बाई L2 हो जाएगा। और ये जो स्मॉल आर है ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये जो कैपिटल आर है बाह्य प्रतिरोध है। और L1 यानी कि सेल के साथ जहां पर भी विक्षेप शून्य प्राप्त हो रहा था, और L2 कहाँ है, जब स्विच को बंद कर दिए थे यानी कि बाह्य प्रतिरोध को मिलाकर और जहां पर भी विक्षेप शून्य प्राप्त हो रहा था। तो इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध का मान यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।